हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। या टेंशन हो रही है? थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है अगर, तो अच्छी बात है ना। टेंशन से तो तुम पढ़ोगे। अभी तक टेंशन नहीं थी तो तुम पढ़ नहीं रहे थे। अब टेंशन हो रही है तो पढ़ रहे हो, है ना। चलो, बट इस टेंशन को अपने सर पे ज्यादा हावी मत होने देना। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना, भी बहुत टाइम है, सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे सारे चैप्टर्स बिल्कुल बिल्कुल ही आसान तरीके से तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम एग्जाम में जाओ और तुम्हें समझ में नहीं आए, है ना। ऐसा पढ़ाऊंगा कि सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो। बस तुम्हें क्या काम करना है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखनी है और मेरे साथ जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सॉल्व करना है। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है? हमें पढ़ना होता है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हमें इसलिए पढ़ना होता है सबसे पहले क्योंकि चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। फोन में चार्ज ही नहीं होगा, लैपटॉप में चार्ज ही नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें डेवलप होगी ही नहीं अगर चार्ज नहीं होगा। वैसे ही चार्ज क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चलो, अब चार्ज होता क्या है? चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करता है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ना। जब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ मास है तभी तुम पे ग्रेविटी इफेक्ट करे। अगर मास ही नहीं होगा तो मुड़ते फिरोगे इधर उधर। चलो, सो चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter due to which electric force acts on it। या एक और चीज हम बोल सकते हैं कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से जब दो चार्ज पार्टिकल्स है, जो दो चार्ज बॉडीज आसपास रखी हो, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। उसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स। चलो, अब चार्ज हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कुछ यूनिट होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? कूलम, COULOMB। इस जिसको हम सी से डिफाइन करते हैं और चार्ज को हम डिफाइन करते हैं क्यू से। मतलब डिफाइन क्या, शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे लिखना होता है चार्ज को तो हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है चार्ज का, और कूलम का सिंबल क्या है? सी। अब चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। चार्जेस चार्जेस ऑफ टू टाइप। वन इज पॉजिटिव, जिसे हम प्लस भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा नेगेटिव, जिसे हम माइनस भी बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कौन से पॉजिटिव चार्जेस और कौन से नेगेटिव चार्जेस है वो बताओ तो मुझे। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, एक एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव वाला होता है हमारा प्रोटॉन, नेगेटिव वाला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। और दोनों के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम, बस वो अपोजिट साइन का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज कितना होता है? किधर लिखो इसे, ये लिख देता हूं। कितना होता है? E। दोनों के चार्ज की वैल्यू E होती है और E की वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो, इतनी बात आ गई। चार्ज दो टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर या किसी भी एटम के अंदर। पॉजिटिव वाला हमारा प्रोटॉन होता है, नेगेटिव वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अलग अलग है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। हमें इन दोनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। वो प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि जब ये दोनों आसपास रखे हुए होंगे तो बेसिकली इनके साथ, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब देखो, जब भी हमारे लाइक चार्जेस साथ में रखे होंगे, लाइक चार्जेस यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। जैसे कि तुम्हें कोई चीज नहीं पसंद तो तुम उससे दूर जाओगे ना, वैसे ही पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव चार्ज से नफरत है, से खुद के ही दूसरे भाई से नफरत है, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से नफरत है। ऐसा ही होता ही है ना, जब दो भाई रहते हैं तो वो दो आपस में लड़ाई करते हैं, दूर दूर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी सीन है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अगर साथ में रखे हुए होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। और अगर सॉरी 2 पॉइंट नहीं, और अगर अनलाइक चार्जेस जैसे कि प्लस माइनस, या तुम्हारे घर में एग्जांपल ले लो भाई बहन का, बताओ तो क्या होता है? भाई बहन थोड़ा कम लड़ते हैं
एज कम्पेयर टू दो भाई, मेरा भी भाई हम तो बहुत लगता है। तो अगर भाई बहनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उनमें थोड़ी लड़ाई वड़ाई कम होती है, वो थोड़ा मिलके घुल मिलके साथ में रहते हैं। सो यहाँ भी यही सीन है कि अगर अनलाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते हैं। चलो ये बात तो हो गई हमारी कि चार्ज होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या एटम के अंदर कौन सा चार्ज पॉजिटिव होता है, कौन सा चार्ज नेगेटिव होता है। चार्ज के बारे में इतना पढ़ना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुमसे कोई चार्ज के बारे में, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज हमारा होगा और इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, मतलब इसको दूर फेंकेगा अपने से। इसको मैंने अभी फिक्स कर दिया, ये हमारा फिक्स्ड है, और ये इसको कितना दूर फेंक सकता है भाई बताओ। ये इसको सिर्फ उतना ही दूर तो पुश कर सकता है जितनी इसकी रेंज है, जहां तक ये इस पे फोर्स लगा सकता है, और जो वो रेंज होगी जहां तक ये फोर्स लगा सकता है उसी रेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी फील्ड से बाहर धकेल देगा, जहां तक इसकी फील्ड है, जहां तक इसकी रेंज है जिसमें वो फोर्स लगा सकता है वहां तक धक्का देगा, उसके दूर जाकर छोड़ देगा, बस तू यहाँ रह ले। बट जहां तक मेरी ताकत है, जहां तक मेरा वो है एरिया, जहां तक मेरा कमरा है ना, वहां तक मेरा भाई नहीं घुस सकता, सही में नहीं घुस सकता। उसके बाहर घर में वो जो मर्जी वो करे, बट वो मेरे कमरे के अंदर नहीं आ सकता। वही सीन है यहाँ पे कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर दूसरा पॉजिटिव चार्ज को वो रहने नहीं देता, वो बोलता है चल भाग यहाँ से। तो क्या करेगा, इसको यहाँ से पुश करके यहाँ फेंक देगा, ठीक है। इस चार्ज को हमने कुछ प्लस क्यू बोला, स्मॉल क्यू, एंड दिस इज कैपिटल क्यू। चलो ये सीन सेट है। देखो अब ये चार्ज, अगर यहाँ पे ये वाला चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं है, सपोज मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, तब तो वो मस्त आके मेरे रूम में लेटता है, इसी में मस्त गेम खेलता है, वाईफाई भी मेरे ही कमरे में है, सिग्नल ज़्यादा अच्छे आते हैं वहाँ पे, तो वो पबजी खेलता है बढ़िया वहाँ रूम में लेट के, जब मैं कॉलेज रहता हूँ या मैं बाहर रहता हूँ, ठीक है, जब मैं अपने रूम में नहीं हूँ। बट जैसे ही मैं अपने रूम में आया, वो गोली वहाँ से सीधे बाहर अपने कमरे में। तो ऐसा क्या हुआ इस चार्ज के साथ, जैसे देखो ये चार्ज भी इस क्यू के आते ही दूर भाग रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे ये चार्ज आ रहा है, ये इसको रिपेल करके दूर भेज रहा है। देखो जब ये रिपेल करके दूर जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ मोशन तो हो रहा है, मोशन होगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी भी होगी, और इस स्टेट में क्या है, ये मोशन होने से जस्ट पहले क्या था, ये रेस्ट पे, और जिस टाइम ये रेस्ट पे था उसी टाइम तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आई होगी ना, किसी ने आके धक्का तो दिया नहीं कि तू चलने लग जा, ये रुका हुआ था, जैसे ही चार्ज आया उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आई, और उस टाइम पे भी रेस्ट पे था, जैसे वो चार्ज आया ना तुरंत एट दैट पॉइंट रुका हुआ था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसकी वजह से इस पे एनर्जी आ गई, बताओ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो एनर्जी आई, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यही हुआ इसका इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जैसे ये चार्ज पास में आया तो इस चार्ज की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आई तो वो मूव करने लग गया और यहां बाहर आके बैठ गया, बिल्कुल बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बट हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चलो तो देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी ये बाहर है, बिल्कुल बस क्यों यहाँ पे, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं लग रहा, चार्ज बोल रहा सॉरी, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल मस्त मौला मस्त कलंदर है यहाँ पे, है ना, बाहर है बिल्कुल ये मजे में, ठीक है। जैसे ये अंदर आया था इसको धकेल के फिर बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से इसका मोशन हुआ और वो यहाँ पे आ गई। अब अगर मुझे इसे इस पॉइंट को यहां तक लेके जाना है तो मुझे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना,
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ से यहाँ आने में जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जितनी एनर्जी इसने दी उसे कि तू मेरे फील्ड से, मेरे रूम से बाहर चले जा, उतनी एनर्जी इसे भी चाहिए होगी कि वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ आने वाली एनर्जी कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, इलेक्ट्रिकल फोर्स वगैरह ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि जब ये पॉइंट इसकी फील्ड से बाहर है, यानी कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे उससे, है ना, इन्फिनाइट मतलब ऐसी माना हमने कि इसकी फील्ड से बाहर है, तो यहाँ से हम लोग धक्का दे के पुश कर करके यहाँ तक लेके आए, इधर हमने फोर्स लगाया यहाँ पे। ठीक है, और जब वो यहाँ पे आ गया तो जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने वो कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू डी। और हमने यहाँ पे इसका वर्क डन निकाल लिया, जितना वर्क डन हुआ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी तो हम ऐसे ही करते थे, जमीन से ऊपर लेके जाते थे कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फोर्स लगा के, अब ऊपर चले गए, जितने ऊपर वो चले गए, जितना वर्क डन उसमें हुआ दैट इज इक्वल टू हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी यही हुआ, बस हमने यहाँ कर दिया इस चार्ज को 1 कूलम का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन या टू अ पॉइंट नियर अ चार्ज, ठीक है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं हमेशा, ये क्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसको हम, ये वाला जो हमारा फिक्स चार्ज है, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं, बट जो हमारा चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है हमारा, इसी से टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो, अब जब हमारा ये वाला चार्ज क्यू जो था वो जब हमारा पॉजिटिव था, तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब हमारा Q नेगेटिव जब होगा तब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा माइनस नेगेटिव Q है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे इसकी फील्ड में लेके आया, ये यहाँ तक बहुत स्पीड में आ गया। मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस, सॉरी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करा इसने से, ये अपने आप ही से यहाँ तक ले आया बहुत तेज स्पीड में। अब देखो इस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ये रुका हुआ तो है नहीं यार, चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसके अंदर, बट काइनेटिक एनर्जी चाहिए नहीं मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे और ये फोर्स चेंज होता रहेगा। मतलब जितनी तेजी से ये खींचेगा ना, ये अपनी तरफ खींचेगा, उतनी तेजी से दूर खींचेगा कि नहीं काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो पीछे पीछे चलना नहीं, तेज नहीं भागना। ये रोकेगा उसे कि बस रुक जा भाई, रुक जा, थम जा। लड़ाई होती है तो मार दूसरा जाता ना, मार दूंगा, तुम क्या करते पीछे, नहीं रुक जा भाई। तुम्हें पता है ना सामने वाले की थोड़ी ज्यादा वो है, हिम्मत ज्यादा है, वो मार देगा तुम्हारे दोस्त को। वैसे ही हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया जो इस चार्ज को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेने से रोकता है। क्यों? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलो, बट हम चार्ज तो हमारा इधर ही जाता है, डिस्प्लेसमेंट, बट इसकी स्पीड 0.समथिंग जीरो की रेंज में होती है, बहुत स्लो। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है और मैं खींच इधर रहा हूँ और जा इधर है। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। और वर्क डन होता है जितना हमारा, वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव। और चलो अब यहां से तो मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये हमारा पॉजिटिव क्यू, बड़ा वाला क्यू, ये मेरा नेगेटिव क्यू, बीच में मेरा चार्ज है कुछ प्लस क्यू, स्मॉल वाला, स्मॉल क्यू, या इसे और इधर रख लेते हैं, प्लस क्यू। ये इसे रिपेल करेगा, प्लस क्यू यहां पे आ गया। अब ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, फिर इसे यहां खींचेगा, प्लस क्यू यहां आ गया। अब क्या पता तुम्हें पता हो ये बात कि जब चार्जेस मूव करते हैं, जब चार्ज मूव करता है तो हमारा करंट डेवलप होता है। ये चार्ज मूव करा, यहां कुछ करंट डेवलप हुआ, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन
वही डायरेक्शन होती है जहां प्लस क्यू मूव करता है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू। ये हमने साइन कन्वेक्शन लिया हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, इस पे हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। उन्होंने बोला जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट जाएगा, और जिस साइड नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, सॉरी यहाँ माइनस क्यू है, हाँ माइनस क्यू, जिस साइड नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होगा, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट भी हमारा इधर मूव करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, करंट इधर मूव करा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल, जिसको हम V से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम V से डिफाइन करते हैं, ये क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के पास है नेगेटिव, तो करंट हमारा हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे फ्लो करता है, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ए इसके ज्यादा पास है ना, ये भी माइनस क्यू हटा दिया मैंने, अगर ये इसके अभी ज्यादा पास है, ठीक है, ज्यादा पास है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, अभी इधर आया पोटेंशियल कम होगा, तो ये ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ प्लस क्यू जा रहा है, ठीक है, प्लस क्यू ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल जो हमारा करंट होता है दैट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। इसीलिए बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाता है, क्योंकि बैटरी भी वही काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करती है। चलो अब पोटेंशियल की यूनिट के बारे में देख लेते हैं और देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलो अब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, दैट इज वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस। ए का पोटेंशियल कितना है उसमें से माइनस कर दो बी का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज वी ए माइनस वी ई, वी ए माइनस वी बी का मॉड। इससे क्या होता है, मॉड से क्या होता है, मॉड से अंदर चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर हमारा पॉजिटिव ही आता है आंसर। चलो ये तो हो गया हमारी पोटेंशियल की बात। अभी हमने देखा था कि जब पोटेंशियल हमारा मतलब वेरी कर रहा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो उनके बीच में हमारा करंट फ्लो करता है। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली जब चार्ज मूव करता है तो हमारा करंट फ्लो करता है। करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है, करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, एक सेकंड में कितना चार्ज निकला किसी एक क्रॉस सेक्शन से, किसी एक तार से, वही उस तार का करंट होगा, और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर, एम्पेयर है ना। अब 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करेंगे हम, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मतलब जब 1 कूलम चार्ज किसी तार से निकले 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि उस तार में जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। एम्पेयर को हम ए से डिफाइन करते हैं। चलो, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या रिवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रिवर्स डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इंपॉर्टेंट है, रिवर्स डायरेक्शन of negative charge that is important for us. Why that is important for us, bro? This is important for us because you know atomic structure, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और किसी जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी सुना है फ्री प्रोटॉन्स, प्रोटॉन को फ्री करवा सकते हो क्या बबुआ, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स पता है कितना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स,
और इलेक्ट्रिकल फोर्स तो उससे बहुत ही ज्यादा कम ताकतवर होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कभी भी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को तो नहीं निकाल पाएगा भाई, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट इधर होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करता है बताओ? पॉजिटिव। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा या कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, या फिर माइनस भी होगा, या यहाँ ज्यादा यहाँ कम होगा। ठीक है, वो तो मैं तुम्हें लास्ट स्लाइड में समझा दिया था। तो करंट किधर से फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा इससे। चलो अब देख लेते हैं एक तार के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। इसे मिटाओ। अब देखो तार के अंदर या कंडक्टर के अंदर हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, बाबा मेरा बेबी इलेक्ट्रॉन है ना। और मैंने इस पे एक बैटरी लगा दी है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से ही आता है। ठीक है, बैटरी से हम पोटेंशियल देते। ये कुछ ऐसा, ठीक है। या इसे थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बड़ा इधर बनाते हैं, छोटा इधर। बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव को डिफाइन करता है, छोटा वाला नेगेटिव को। इधर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है बड़े वाले की साइड, और नेगेटिव वाले की साइड नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ये नेगेटिव है, ये धक्का भी देगा, नेगेटिव वाला धक्का देगा, ये खींचेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट हमारा इधर बनेगा। ये हमारा करंट हमारा बन गया, करंट बन गया, करंट। चलो बस हो गई बात खत्म। हमने बैटरी लगाई, हमने कुछ वोल्टेज लगाया, इसको V से दे दिया, पोटेंशियल पे कुछ V है, और हमारा करंट बन गया। बस हमने बस करंट फ्लो करवा लिया। अगर इतना ही आसान काम होता तो ये ओम्स लॉ है जो ओम्स सर ने इतनी रिसर्च करी, वो फालतू में फालतू। देखो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से मूव नहीं करते यार। इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के अंदर फ्री हुए होंगे तो कुछ ना कुछ पीस से अपने एटम्स छोड़े होंगे ना, जिनसे वो निकला है। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन अपना हवा में घूमता रहता है मस्त, एटम के अंदर ही तो रहता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे एटम्स होंगे, बड़े बड़े एटम्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इन एटम्स के बीच से निकलना है। इसे बिल्कुल खाली मैदान में नहीं दौड़ना है, इसे हर्डल रेस में दौड़ना है। उसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, कुछ हर्डल्स हैं। ठीक है, चलो इन्हीं रुकावटों को या इन्हीं हर्डल्स को हम क्या बोलते हैं? हमारा रेजिस्टेंस। आ गया हमारा अगला टॉपिक। अगर मैं तुम्हें ना थोड़ा ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि टॉपिक डाला समझाया, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा फ्लो बनाता रहूँ, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट अपने आप आते रहे। ठीक है, चलो तो अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड, ऑब्स्ट्रक्शन, यार इसका मतलब थोड़ी भारी शब्द यूज तो नहीं कर दिया मैंने तुम्हें? CBSE ICSE वाले बच्चों, कुछ ज्यादा भारी शब्द तो नहीं हो गया? रेजिस्टेंस क्या होता है ना? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कितनी रुकावट कॉज कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अ मटेरियल to flow of electrons is called resistance। अब देखो अगर ये तार लंबी तो ये एटम्स और ज्यादा होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और टकरा के जाएगा। अगर ये तार पतली तो ये भी पास पास होंगे ना, पास होंगे, फिर ये ज्यादा टकराएगा। तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का ऐसे फिक्स नहीं है कि कॉपर का ये रेजिस्टेंस इतनी है। वो डिपेंड कर रहा है कि तुम तार उसकी कितनी लंबी बना रहे हो, कितनी मोटी बना रहे हो, कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बट उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। रेजिस्टिविटी क्या हुई अब? कि एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, एक यूनिट मटेरियल मान लो, एक यूनिट मटेरियल की रेजिस्टेंस जितनी होती है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और वो फिक्स्ड है। अब तुम ऐसे ऐसे करके लंबा करते रहोगे, मोटा करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे,
रेजिस्टेंस वेरी करेगी बट रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। और रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगी, आर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, और दैट रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ये क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड एरिया, मतलब तार का जितना एरिया होगी, कितनी मोटी होगी वो, और कितनी लेंथ होगी उसकी, एक यूनिट, मतलब मान लो 1 मीटर क्यूब हमारी लेंथ है, और सॉरी एरिया है, और 1 मीटर हमारी लेंथ है। ठीक है, ये एल क्या है हमारी लेंथ, और ए क्या है हमारा एरिया। बढ़िया। अब देखो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो किन किन बैटरी पे डिपेंड कर रहा है, किन किन बैटरी बोल रहा है, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस भी, कि कितने अंदर कितनी रुकावटें, कितनी टकरावट क्या, कितनी ठोकरें अंदर हो रही है, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, उस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और हमारे जो ओम्स साइंटिस्ट थे, ओम उनकी क्लास थी, है ना, उन्होंने यही रिलेशनशिप बताया कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट यार मैं तुम्हें वैसे ही इतना लंबा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना, अब इसकी भी डेरिवेशन चलो देखते हैं। बटा यार ओम्स लॉ से पहले ना एक बार डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर। ठीक है, तो देखो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस मैटर की प्रॉपर्टी थी, मटेरियल की, तो वो किस मटेरियल की हमारी तार है उस पर तो डिपेंड करेगा। कॉपर की होगी उसकी अलग, सोने की होगी उसकी अलग, चांदी की होगी उसकी अलग, तो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा। और मेरे डॉगेश भाई को क्या हो गया, वाई ही इज बार्किंग सो लाउड, छोड़ो सर रुकती रहती है डॉगी। चलो इस पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड कर रही है पहली बात। दूसरा टेम्परेचर में भी डिपेंड करेगी यार, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमारे जो अंदर के एटम्स होंगे वो और मतलब शेक करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो एटम्स का रैंडम मोशन बढ़ता है, अब ज्यादा हिलेंगे तो ज्यादा टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस ज्यादा देंगे। चलो मटेरियल पे टेम्परेचर पे, और हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इस फॉर्मूले से क्या हम पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैपिटल ए करते इसे, एरिया, है ना, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सही बात है ना, जितनी लंबी तार होगी वो ज्यादा टकराएगी, उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा के जाते रहेंगे, और जितनी मोटी तार होगी उतना ही ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो रेजिस्टेंस हमारी कम होगी। चलो अब बात कर लेते हैं ओम्स। चलो हेडिंग डालो ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ। तो हमारे साइंटिस्ट थे एक ओम साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और उन्होंने एक तार ली, उस पे एक अमीटर कनेक्ट करा ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस तार में करंट कितना है। और उन्होंने ना यहाँ पे एक बैटरी लगा दी कुछ पॉजिटिव V की। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ग्राफ बनाया V और I का, है ना, V और I का ग्राफ बनाया, और उन्होंने ये देखा जैसे जैसे मैं V बढ़ा रहा हूँ, जैसे V1 बढ़ाया तो कुछ I1 मिला, V2 बढ़ाया तो कुछ I2 मिला, ठीक है, ऐसे ही V3 V4 बढ़ाया तो जैसे जैसे वो बढ़ाते जा रहे थे वैसे ही करंट ना बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट करा, VI ग्राफ, वो क्या निकल के आया, वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी हमारी, y बराबर mx, है ना, तो ये तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx।
क्या हमारा y क्या है, v, m क्या है, अभी पता नहीं था उन्हें m क्या है ना, स्लोप उन्होंने निकालनी थी, और x क्या है हमारा I। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो ये स्लोप है m दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो यहां से उनका फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू आई आर। उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट तो हमारा बढ़ रहा है, बट उन्हें ये भी पता था कि रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम या ज्यादा होता है। तो उन्होंने रेजिस्टेंस का फैक्टर भी लिया और हमें एक फॉर्मूला बना के दे दिया v इक्वल टू आई आर या आर आई, v इक्वल टू आर आई। अब अगर किसी पढ़ाकू बच्चे को या थ्योरी वाले मेरे लवेबल किड को चाहिए हो कि सर इसको डिफाइन तो कर दो, तो लिख लो भाई, ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज, या ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ को डिफाइन थोड़ा कर सकते हैं, स्टेटमेंट है, मैं भी ना, स्टेट्स दैट, बताओ, वोल्टेज अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस देखो और एक्यूरेट डेफिनेशन, अक्रॉस अ कंडक्टर या रेजिस्टेंस कंडक्टर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग टू इट, करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे ओम्स साइंटिस्ट ने बोला एंड दैट इज अवर ओम्स लॉ। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओम्स लॉ के क्वेश्चन ना बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। जब तक तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा तो तुम्हारे ओम्स लॉ के क्वेश्चन ज्यादा तुम सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। बस क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगा दी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये। अबे हाँ, ये भी तो बताना था। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स, OHM। इसको हम ऐसे ओमेगा के सिंबल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की मैंने एसआई यूनिट बताना भूल गया था ना, सॉरी। उसकी एसआई यूनिट ओम होती है, इसको सिग्मा वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। चलो सॉरी, सिग्मा नहीं, ओमेगा से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी। करंट बता दो मुझे, करंट कितना है इसमें, कैसे लगाओगे, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है 10, करंट पता नहीं, आई रहने दो, R 2 इधर गया, यहाँ से I की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर। ये तो बताया था मैंने यार, ये मेरे को याद है, करंट की यूनिट SI यूनिट एम्पेयर बताया था मैंने। तो बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ओम्स लॉ से रिलेटेड, या एक ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा, टेम्परेचर वाले ग्राफ का। इसी में देख लेते हैं, इस ग्राफ में मैंने तुम्हें ये बताया था कि m इक्वल टू रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है। तो वो 2 ग्राफ दे देगा, एक T1 का, एक T2 का। अब तुम्हें ये बताना है कि T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है, या T1 बराबर T2 है, या पता नहीं भाई। इतना मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इतना पढ़ा लिया, पर तुम्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आया। अब देखो, स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है और हमें ये पता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा। कौन ज्यादा ऊंचाई है, जिसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी या इसकी। कौन ज्यादा है ऊंचाई है, स्लोप किसकी ज्यादा है, ढलान या फिर चढ़ाई किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा चढ़ाई है, इसमें चलोगे इसमें ज्यादा चढ़ाई मिलेगी, या इस वाले में। तो T1 ग्रेटर देन T2 क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा कब होती है, जब हमारी टेम्परेचर ज्यादा हो। चलो, आई होप तुम्हें इतना समझ में आया हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, या फिर इसी स्लाइड में बता देता हूं आगे भी क्यों बढ़ना है ना, इस क्वेश्चन को मिटा के। ओम्स लॉ की एक ही लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन भी इसलिए क्योंकि उन्होंने, जब साइंटिस्ट थे उन्होंने, जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने जब ओम्स लॉ करा तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट सिर्फ तब दे रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही चाहिए।
क्यों यार? टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज करोगे उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, फिर हमारी रीडिंग्स अलग अलग आती रहेंगी। V1 के लिए रेजिस्टेंस कुछ अलग होगी, V2 के लिए रेजिस्टेंस कुछ अलग होगी, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का नहीं आ पाएगा, फिर हमारा कुछ और ग्राफ होगा। और इसी ओम्स लॉ के बेस्ड पे हमारे जो साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने दो टाइप के रेजिस्टेंस निकाले। एक होता है हमारा ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी ये लिख दो। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है हमारे रेजिस्टेंस के टाइप है, रेजिस्टेंस के टाइप है। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये फॉलो करता है ओम्स लॉ को, फॉलो ओम लॉ, फॉलो करता है इंस्टाग्राम में ओम्स लॉ को, फॉलोज ओम्स लॉ लो। और ये क्या करता है? डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, इतना ज्यादा नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसका क्या होता है? वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर ओमिक रेजिस्टेंस या साइड रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ग्राफ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जितने भी हम सारे मेटल्स हो गए जो तार यूज करते हैं, हमारी ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे फोन में चिप्स यूज होती हैं, या हमारे जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, दे आर अवर नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। चलो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना लंबा तुमने देखा। रात के 3 बजने वाले हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड राइट नाउ। मेरी आंखों में तुम्हें लग रहा होगा। तो कल से मैं ट्राई करूंगा मैं जल्दी अपलोड कर पाऊँ, ताकि मैं ज़्यादा देर से तुम्हें पढ़ा पाऊँ। अभी के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट तुम्हारे लिए आगे भी आता रहेगा।